नमस्ते दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपने ये चैनल के माध्यम से ओपेरिन की परिकल्पना। तो आज हम लोग इस वीडियो में ओपेरिन की परिकल्पना के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये जो चैप्टर है वो क्रम विकास चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने विभिन्न वैज्ञानिक का तर्क वितर्क जाना। उसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे ओपेरिन की परिकल्पना कि ये क्रम विकास के बारे में ओपेरिन साहब का क्या कहना था और इन्होंने अपने तर्क किस अंदाज में दिए, कैसे दिए और अपने तर्क संगत वे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न किए जिससे लोग समझ सके कि जीवों का जो उत्पत्ति जो हुआ है वो कैसे हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओपेरिन साहब जो थे एक जीव रसायन वैज्ञानिक थे, जो ये रूस के रहने वाले थे और एक बहुत बड़े जीव रसायन वैज्ञानिक थे। ओपेरिन साहब 1938 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना को बहुत ही ठोस सशक्त परिकल्पना की है, मतलब ठोस कदम के साथ, ठोस सबूत के साथ कहे तो ये बढ़ाए हैं, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो इन्होंने ये अपनी पुस्तक में 1938 में जिक्र किए हैं, बताए हैं। इनके अनुसार इनका मानना था ओपेरिन साहब का कि आदि समुद्र में जीवन के उत्पत्ति के समय के पहले अनेक कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे। जिस समय जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले की स्थिति में इन्होंने बताया कि आदि समुद्र में अनगिनत बहुत सारे कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे। अब ये कार्बनिक यौगिक आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण किया, एक जटिल यौगिक का निर्माण किया। जब ये रिएक्शन किया ये यौगिक जो भी आदि समुद्र में उपस्थित था, तो रिएक्शन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स रचनाओं का निर्माण हुआ, यानी कार्बनिक यौगिक जो है एक जटिल यौगिक के रूप में रूपांतरित हो गया। और इसके बाद ऐसी रचना का विकास हुआ जिसे जीव कहते हैं। नॉर्मल कार्बनिक यौगिक अनेक था, जब वो आपस में रासायनिक अभिक्रिया किया तो एक कॉम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण हुआ और इस यौगिक में भी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुआ जिसे जीव कहते हैं। ओपेरिन साहब का मानना था कि जीव का संश्लेषण एकाएक नहीं हुआ है, बल्कि ये धीरे धीरे हुआ, तर्कसंगत हुआ, संभावित चरण में हुआ। क्योंकि ये जीव का उत्पत्ति की बात है तो एकाएक नहीं हो सकता है, तो ये धीरे धीरे तर्कसंगत एवं संभावित चरण में ये स्थिति हुआ, संपन्न हुआ। और आदि कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में ऊर्जा की जरूरत होती है। आज भी हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में जो भी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं या किसी ऊर्जा के लिए हम लोग को पेड़ पौधे को भी मुख्य रूप से एक ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा कहाँ से आएगा? तो यही बात उस समय भी था कि आदि समुद्र में जो कार्बनिक यौगिक था तो इसका जब संश्लेषण हुआ तो ये संश्लेषण के लिए इसे एक ऊर्जा की जरूरत थी। तो ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा परावैंगनी प्रकाश, विद्युत विसर्जन और ज्वालामुखी के ताप से प्राप्त हुआ और इसके अलावा कुछ सीमा तक रेडियो सक्रियता के द्वारा प्राप्त हुआ। यानी इन सब माध्यमों से जब ये ऊर्जा मिला तो ये कार्बनिक यौगिक जो था वो धीरे धीरे संश्लेषित हुआ। यदि ये ऊर्जा नहीं मिलता तो न जाने ये कार्बनिक यौगिक जिस समय रासायनिक रिएक्शन कर रहे थे उस समय हो सकता था ये ताप के, ये ऊर्जा के अनुपस्थिति में ये रिएक्शन नहीं हो पाता, एक जटिल कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक का भी निर्माण नहीं हो पाता। ऊर्जा
एक मुख्य भूमिका, यानी हम कहें तो एक उत्प्रेरक की भूमिका, केमिस्ट्री की भाषा में यदि हम बात करते हैं तो एक उत्प्रेरक की भूमिका यहाँ पे ये परावैग्नी प्रकाश, विद्युत विसर्जन और ज्वालामुखी जो है ये निभाया, ताकि एक जटिल यौगिक का जो निर्माण हो इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, तब जाके ये जीव का संश्लेषण हुआ। इसी में भी आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये ओफेरिन साहब के मतानुसार उनका मानना था कि आरंभिक जीव, जो शुरू में जो जीव उत्पन्न हुए थे, उस आरंभिक जीव में बहुत ही कम जीव संश्लेषण की क्षमता थी, यानी वो अपने लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस चीज़ की अभी, जैसे हम लोगों को वर्तमान में अभी जिस चीज़ को संश्लेषण की क्षमता होती है, वैसी स्थिति आरंभिक जीव में नहीं थी, ये जीव संश्लेषण की क्षमता नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि आदि कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण संभव था, ये संभव था यदि आदि पृथ्वी पर वर्तमान उपचायक, यानी कि प्राचीन काल का जो पृथ्वी था, उस पृथ्वी पर वर्तमान उपचायक आज के पृथ्वी पर जैसा उपचायक है, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक, तो वर्तमान उपचायक वायुमंडल के स्थान पर मीथेन, अमोनिया, वाटर का औपचायक वायुमंडल उपस्थित रहता, तब यह संभव था। आदि पृथ्वी पर आज औपचायक वायुमंडल मौजूद है। ये थ्योरी से अधिकांश वैज्ञानिक, ओफेरिन साहब का जो कल्पना था जिससे अधिकांश वैज्ञानिक जो है ये सहमत है, यानी ये इनका जो ओपिनियन था संतोषजनक है, क्योंकि जब इन्होंने परिकल्पना जब ये किए तो ये सिर्फ जीव पर ही नहीं किए, क्योंकि अपने दृष्टिकोण से ये आदि पृथ्वी के बारे में भी कुछ वर्णन किए और ये आदि कार्बनिक पदार्थों के बारे में भी किए, यानी हर एंगल से ये अपने ओपिनियन को ये दर्शाए, जिससे कि अधिकांश वैज्ञानिक सहमत है। ये वीडियो में हम लोगों ने ओफेरिन की परिकल्पना के बारे में हम लोग चर्चा किए, जाने। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे, जानेंगे आदि पृथ्वी के बारे में और आदि वायुमंडल के बारे में, जो बहुत ही रोचक तथ्य है। तब तक के लिए धन्यवाद।